Dear students and all my dear viewers, today I am going to describe one of the most important chapter of ICSE class 10 history, and the name of the chapter is अर्ली नेशनलिज्म यानी अर्ली नेशनलिस्ट यानी मॉडरेट। तो ये चैप्टर है, ये कांग्रेस का जो डिफरेंट फेज़ है आज़ादी की लड़ाई का, उसका ये पहला फेज़ है। यानी अगर हम आज़ादी की लड़ाई को डिफरेंट फेज़ में बांटें तो इसको हम 3 फेज़ में बांट सकते हैं। पहला मॉडरेट का एरा जो आमतौर पर 1885 से लेकर 1905 तक का है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा है एग्रेसिव नेशनलिज्म यानी एक्सट्रीमिस्ट का जो ग्रुप आया जो 1905 से लेकर 1919 तक रहा। और फिर थर्ड आया महात्मा गांधी का युग, महात्मा गांधी का जो एरा है गांधीयन एरा जिसको कहते हैं, 1919 से लेकर 1947 यानी देश की आज़ादी की लड़ाई तक। तो ये 3 फेज में से बांट सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडरेट को लेकर, यानी एक तरह से देखा जाए तो अर्ली नेशनलिस्ट को लेकर। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्हें मॉडरेट क्यों कहा जाता था। मॉडरेट उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी जो व्यूज़ थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो डिमांड थी, उनका उस डिमांड को पूरा करने का जो तरीका था वो सब कुछ मॉडरेट था। डिमांड मॉडरेट, सो दे वेर मॉडरेट्स इन देयर व्यूज़, मॉडरेट इन देयर डिमांड्स एंड मॉडरेट इन देयर मेथड्स। ये तीनों चीज़ों में वो मॉडरेट थे, दैट्स वाई दे वेर कॉल्ड एज मॉडरेट्स। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से लीडर थे। वैसे तो कांग्रेस में मॉडरेट ग्रुप में बहुत सारे लीडर थे, लेकिन उन सब लीडर का नाम याद रखने से बेटर है कम से कम 3 का नाम जरूर याद रखें, और उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन तीनों का नाम हम लोग याद रखेंगे क्योंकि यही तीनों तुम्हारे सिलेबस में भी है, इनका कंट्रीब्यूशन भी तुम्हें पढ़ना है। तो इसी तीनों का नाम हम लोग एज ए मॉडरेट लीडर याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एंड गोपाल कृष्ण गोखले का। हम लोग देखते हैं कि आखिर इनका डिमांड्स क्या था। और तो इनका डिमांड्स वैसे तो मैं क्लियर कर दूं कि कांग्रेस का डिमांड इन्फेंसी स्टेज में यानी बिगनिंग में आज़ादी नहीं था, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेज इंडिया में जो है वो इंडिया का भला ही कर रहा है, कुछ बुरा नहीं कर रहा है। इसीलिए कुछ ऐसा ही डिमांड वो रखते थे जैसा कि आज़ादी को छोड़कर बाकी सभी डिमांड है इनका। तो आज़ादी का डिमांड नहीं है तो क्या डिमांड है? पहला डिमांड है इनका एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को एक्सपेंड किया जाए, मानो उसकी संख्या बढ़ाई जाए, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, काउंसिल है, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा है कि जो इंडिया काउंसिल है उसको हटा दिया जाए। तीसरा है ICS का एग्ज़ाम या इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो सिर्फ इंग्लैंड में होता है वो इंडिया और इंग्लैंड दोनों में होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन को हायर पोस्ट पर भी अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ इंडियन को हायर पोस्ट पे अपॉइंट नहीं करता था। तो इनका डिमांड है कि इंडियंस को भी हायर पोस्ट पे अपॉइंट करना चाहिए। और ICS वाला जो एग्ज़ाम ने का इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लैंड में होता था, तो यहाँ के बच्चों को काफ़ी परेशानी होती थी, इंग्लैंड जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो देयर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो उनका डिमांड था कि दोनों जगह होना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके अलावा जो टैक्स था, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या सॉल्ट के ऊपर टैक्स हो या शुगर के ऊपर टैक्स हो, तो ये सारे टैक्स को रिड्यूस करने का भी डिमांड इनका था। इसके अलावा कहीं पर मीटिंग करने की आज़ादी, कोई यूनियन फॉर्म करने की आज़ादी, कोई पार्टी फॉर्म करने की आज़ादी, ये सब की आज़ादी भी ये चाहते थे। तो ये सारे डिमांड से कोई भी बहुत ही हार्ड एंड फास्ट डिमांड इनका नहीं था। तो ये हमने देखा कि इनका डिमांड क्या था। इसके हम लोग देखते हैं कि बिलीफ, इनका मानना क्या था। एक्चुअली जो असर्टिव नेशनलिस्ट ये अर्ली नेशनलिस्ट लोग थे, इनका क्या मानना था। ये एक्चुअली दे हैड फुल फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। ब्रिटिश के यानी न्याय करने के तरीके में इन्हें पूरा विश्वास था, इन्हें पूरा भरोसा था कि ब्रिटिश हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। और उन्होंने ब्रिटिश इस बात को समझता था। ब्रिटिश अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियंस। उनका मानना था कि ब्रिटिश इंडियन के प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझता है एंड दे वुड सॉल्व देम, और आज न कल देर सवेर वो उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देगा। तो यानी ब्रिटिश की गवर्नमेंट यहाँ पर बनी रहे ऐसा कांग्रेस सोचता था और उसके प्रति वफादारी भी वो दिखाता था। हाँ, ये कुछ रिफॉर्म ज़रूर चाहता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहते हुए रिफॉर्म चाहता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने की बात ये नहीं करता था। तो ये तो हो गया उसका बिलीफ। में उन्होंने देखा
दे हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। तो ये देखा। इसके अलावा हम देखेंगे कि अपने जो उनके डिमांड थे, उस डिमांड को मनवाने के लिए ये कौन कौन सा तरीका अपनाता था। अपनाने के लिए अगर 3 याद रखें तो मेरे समझ से तो P3 का फॉर्मूला है इसका। P3 मतलब हो गया प्रेयर, पिटिशन एंड प्रेयर, इसके बाद पिटिशन और प्रोटेस्ट। प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, ये 3 तरीका P3। इसके अलावा मीटिंग शेड्यूल करना, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना, पिटिशन भेजना, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के अंतर्गत रहकर कोई काम करना। इसके अलावा रिटेन मटेरियल्स, पम्पलेट वगैरह, पोस्टरिंग वगैरह करना। इसके बाद यहाँ तक इंग्लैंड जाकर लोगों को समझाना। तो ये सब काम इनका था बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से। कोई भी काम ये कॉन्स्टिट्यूशन से खिलाफ जाकर नहीं करना चाहते थे। कानून को हाथ में लेकर कोई काम नहीं करना चाहते थे, यानी कानून के दायरे में काम करना चाहते थे। जैसे मीटिंग करना, यानी प्रोटेस्ट करना, प्रोसेसन जुलूस निकालना, उसके बाद यानी पोस्टरिंग करना, पम्पलेट करना, रिटन मेमोरेंडम देना। तो ये सब जो एक शांतिपूर्ण व्यक्ति का काम होता है, इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड को लेकर चलता था। लेकिन अंग्रेज़ों के साथ ये मेथड करते करते क्या इन्हें कुछ लाभ हुआ? तो इसको हम लोग देखेंगे अचीवमेंट में। आखिर मॉडरेट्स का अचीवमेंट क्या है, मॉडरेट ने जो किया उससे क्या मिला। पहला अचीवमेंट देखते हैं कि दे पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों के बीच में डेमोक्रेसी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, यानी लोगों के बीच में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक तरह से देशभक्ति की भावना भी डेवलप हुई। लोग डेमोक्रेसी को समझने लगे, क्योंकि इससे पहले कई हजार वर्षों तक शायद इंडिया में डेमोक्रेसी का तो कहीं नामो निशान था ही नहीं। डेमोक्रेसी थी नहीं, राजाओं का ही शासन होता था। तो फिर डेमोक्रेसी कब से हुई है? ये तो 1947 से हुई है। इसके पहले अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ से पहले मुग़ल था, मुग़ल से पहले जो हिंदू साम्राज्य थे वो सभी राजा ही थे, यानी कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात को समझने लगे। इसके अलावा उनके बीच में बहुत सारे मैटर्स को लेकर नेशनल इशू पर उनके मन में एक अलग विचार बनने लगा। इसके अलावा ब्रिटिश जो भी गलती करता था उसको ये जज करने लगे कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। ये भावना इनके मन में इस असर्टिव अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा लोगों के मन में इतना किया गया। दे पॉइंटेड आउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ। इतना ही नहीं, ये जो मॉडरेट थे इसने लोगों को समझाया कि किस तरह से यहाँ पर सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो इंडिया से धन संपत्ति, रुपये, पैसे लेकर और विदेश चला जाता है। और इसके अलावा उन्होंने ये महसूस किया कि वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसको जो इसने लागू किया है इंडिया में, वो सिर्फ वो अपने भलाई के लिए किया है, इसमें इंडियन का कोई भलाई नहीं है। तो इस तरह की जो बातें थी, ये एक तरह से देखा जाए तो ये इंडियंस के मन में एक नेशनलिज्म की भावना इन्होंने प्ले करवाने की बात की। इसके अलावा इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी ये लोगों को जागृत किया। लोगों के मन में सोशल रिफॉर्म्स की बात आई, ये लोग भी कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज जैसी बातों का विरोध करना शुरू किया। और तो ये जितने भी यानी चीज़ हमने देखे, ये सारे के सारे इनके अचीवमेंट हैं। तो इसके अलावा अचीवमेंट्स के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हमारे जो मॉडरेट लीडर थे उसमें उनका कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, और इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सा न्यूज़पेपर निकाला, और साथ में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। एक्चुअली एग्जाम के लिए सिर्फ 2 कंट्रीब्यूशन याद रखने से हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था। एक का नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी और दूसरे का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इन्होंने जो न्यूज़पेपर का एडिटर के रूप में काम किया उसमें राष्ट्र गुफ्तार, इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने फेमस ड्रेन थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। तो ये 2 इनका एक फाउंडर के रूप में इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इन्होंने ये किया था, और साथ में 2 न्यूज़पेपर इनके नाम भी है, द बंगाली और दूसरा था द केसरी। तो ये इनका काम है। इसका ये इनका द बंगाली इनका मेन एडिशन है, बंगाली। इसके अलावा अगर देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर भी काफ़ी ये किया, जिसका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से इनकी तो मौत ही हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने केसरी को ये किया, एडिशन का काम किया, और मराठा का एक किया।
तो ये लोग जो थे यहाँ पर, तो बाल गंगाधर तिलक, 3 नाम, दादा भाई नौरोजी, सूर्यनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, तो इनके फाउंडेशन हम लोग देखेंगे, इनके ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम। तो दादा भाई नौरोजी को डिस्क्राइब करते हैं। पहले दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फॉर्म किया लंदन में, इंडिया में नहीं, लंदन में। और क्यों लंदन में, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया का जो एक्चुअल कंडीशन है वो अंग्रेज़ों को पता चले, यहाँ के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको पता चले कि इंडिया का रियल पिक्चर क्या है। वो पिक्चर दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा ही वॉज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनको इलेक्ट किया गया। प्रोमिनेंट ब्रिटिशर्स लाइक ग्लैडस्टोन इनके दोस्त थे। ही यूज्ड ऑल अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल टू ब्रिंग अराउंड मेजर्स टू द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस की भलाई के लिए जितना कुछ करना चाहता थे वो करना चाहिए, इन्होंने किया। आमतौर पर इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता था और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता था। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने क्या सीखा, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। दूसरा चीज़, इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता था और ये ब्रिटिश हाउस के भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं। इसके अलावा इनका जो मेन काम है वो है इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन, जो उन्होंने लंदन में किया, वो जिससे कि अंग्रेज़ों को ये जानकारी वो दे सकें कि इंडिया का कंडीशन बहुत बुरा है और वहाँ के जो रूलर हैं इंडिया के, वो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा जो है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इनके प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें स्वदेशी, स्वराज एंड बाइकआउट का नारा दिया गया था। स्वदेशी का सामान यानी अपने देश का सामान यूज़ करना, स्वराज माना अपने राज्य का डिमांड, एंड बाइकआउट और विदेशी सामानों का बाइकआउट करना, ये इनका मेन वर्क था। इसके अलावा अपने बुक में पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर इसमें फेमस ड्रेन थ्योरी को इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से इंडिया का पैसा ड्रेन हो जाता है और ये बहकर चला जाता है इंग्लैंड में। तो ये इनका 2 मेन कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे यानी चीज़ों को डिस्क्राइब किया, विरोध किया। पैसा कैसे जाता है उसका कई तरीका से समझाया, जैसे प्रॉफिट जो लेता है कंपनी के द्वारा वो, इसके अलावा सैलरी के रूप में, इसके अलावा पेंशन के रूप में, सेविंग्स के रूप में, इन सब तरह से अंग्रेज जो है पैसा यहाँ से लेकर चला जाता है। और तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इन्होंने जो एक एसोसिएशन फॉर्म किया था उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, 1876 में किया था। और बाद में ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इन्होंने फॉर्म किया और 1883 में, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज हो गया। तो अगर देखें इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये एक मॉडरेट लीडर थे और इन्होंने जो न्यूज़पेपर का एडिशन किया था उसका नाम था द बंगाली, जिसमें इन्होंने अपने विचारों को रखा और लोगों को एक तरह से इनकरेज किया। तो इट वॉज द ब्रिटिश पार्टिशनिंग इन द बंगाल दैट ही अपोज्ड। और जब ब्रिटिश ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया ब्रिटिश ने, तो उसमें इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों का काफ़ी विरोध किया और पार्टीशन ऑफ बंगाल को लास्ट में वापस करवा लिया। और इसके अलावा इन्होंने स्वदेशी का काफ़ी सपोर्ट किया था और ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ब्रिटिश को यहाँ से हटाया जाए। ही बिलीव्ड इन द अपोजिशन वेयर नेसेसरी एंड कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल। इनका मानना था कि अंग्रेज़ों को जहाँ पर विरोध करना है अंग्रेज़ का वहाँ विरोध करेंगे और जहाँ पर अंग्रेज़ों का सपोर्ट करना है वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। उनके एक्शन को मेरिट और डिमेरिट के आधार पर जज करेंगे। तो ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर 3 लीडर्स का नाम देखा। गोपाल कृष्ण गोखले का भी कंट्रीब्यूशन ज़रा देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले आमतौर पर इनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है एंड ही वॉज ए मॉडरेट लीडर जिसका ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में काफ़ी भरोसा था। और इन्हें कॉम्पेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का टाइटल दिया गया था। इन्होंने जो एसोसिएशन फॉर्म किया उनका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इन्होंने यानी इंडिया के प्रति लोगों के मन में प्यार, लोगों के मन में यहाँ से एक तरह से देशभक्ति जगाने की कोशिश की। इसके अलावा ये लोकल सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे एंड इन्होंने कई स्टेट प्रोटेक्शन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने कई तरह के कानून बनवाए। ये चाहते थे कि इंडियन पीजेंट्स के बेटरमेंट के लिए काम किया जाए, किसानों की अवस्था को सुधारा जाए। और इसके अलावा ये न्यूज़पेपर के भी एडिटर थे जिसमें यहाँ पर सुधारक जर्नल या पुनः सार्वजनिक सभा
इस न्यूज़पेपर सब के ये एडिटर रह चुके हैं एक्चुअली। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा इनके भी काफ़ी, तो यहाँ पर 3-4 मॉडरेट लीडर के कंट्रीब्यूशन को हमने देखा और इस तरह से यहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। और बस इतना ही इस चैप्टर में है, और जितना मैंने डिस्क्राइब किया इसको अच्छी तरह 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखने से ही तुम्हें पूरी तरह से चैप्टर लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।